आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है एफिडेविट। टोटल 3 रूल हैं इस ऑर्डर के अंदर डिस्कस हुए हुए। इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि एफिडेविट क्या होता है और एफिडेविट की कितनी काइंड्स हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि एफिडेविट क्या है और उसकी कितनी काइंड्स हैं तो हमारे लिए इस ऑर्डर को समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एफिडेविट की डेफिनेशन को और उसकी काइंड्स को, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके रूल्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो एफिडेविट की अगर हम बात करें तो पॉइंट 2 में आपको इसकी डेफिनेशन शो हो रही है। आई गेस पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन मैं रीड कर देती हूँ। कह रहे हैं कि एफिडेविट क्या है। एफिडेविट इज बेसिकली इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट declaration made by a deponent in respect of the fact of his knowledge under oath, usually used as a mode of evidence before the person who has authority to administer the oath. So एफिडेविट क्या है बेसिकली, कह रहे एफिडेविट बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट है, एक डेक्लेरेशन है। ये स्टेटमेंट डेक्लेरेशन कौन देता है, ये एक डेपोनेंट देता है, यानी ये जो पर्सन जो बयान हल्फी देता है ना, उसे हम डेपोनेंट कहते हैं। ये रिटन स्टेटमेंट डेक्लेरेशन डेपोनेंट की तरफ से होती है, उन फैक्ट के हवाले से होती है जिसके बारे में उसे नॉलेज होती है। और ये स्टेटमेंट वो देता है ऑन ओथ। ओथ पे वो किस पर्सन के सामने देता है, जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो इस हल्फ पे हल्फनामा ले सकता है। और ये पर्सन जिनके पास अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ओथ देने की, वो पर्सन जो है वो बेसिकली सेक्शन 139 ऑफ सीपीसी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कोई भी कोर्ट सॉरी जज या मजिस्ट्रेट हो सकता है, ये कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट एम्पावर करती है इस बिहाफ पे, और कोर्ट इसकी अपॉइंटमेंट करता है। ये पर्सन और ओथ आपका एफिडेविट ले सकते हैं। ये होता है एफिडेविट। एक मेन पॉइंट जो इस डेफिनेशन में डिस्कस किया गया वो ये था कि इट्स ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एफिडेविट के हवाले से, और बीइंग अ लॉयर आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि इट्स यूजली यूज एज अ मोड ऑफ एविडेंस, यानी एफिडेविट जो है वो एक मोड ऑफ एविडेंस है, एक एविडेंस देने के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। एफिडेविट बेसिकली एक सबूत नहीं है, मतलब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है कानून की नज़र में वो ये है कि एफिडेविट को सबूत नहीं कंसीडर किया जाता, बल्कि ये एक मोड ऑफ एविडेंस है। यानी गवाही देने के लिए एक ज़रिए के तौर पर एफिडेविट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एफिडेविट को आप एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। ये जनरल लॉ है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन आप इसके रूल्स में पढ़ेंगे। ऑर्डर 19 के रूल 1 में ही इसी चीज़ की एक्सेप्शन डिस्कस की गई है। इस पॉइंट को हम लोग ऑर्डर में जाकर कवर करेंगे विद डिटेल। अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये होता है एफिडेविट। अब आ जाते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। काइंड्स की अगर बात करें ना एफिडेविट की, तो एफिडेविट की नॉर्मली 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 है नॉन जुडिशियल एफिडेविट, जिसे हम एफिडेविट फॉर जनरल कैटेगरी एफिडेविट भी कहते हैं, और सेकंड है जुडिशियल एफिडेविट। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। जो नॉन जुडिशियल एफिडेविट होता है ना, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। जबकि जुडिशियल एफिडेविट ऐसा एफिडेविट होता है जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर यूज़ होता है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो क्रिमिनल भी हो सकती है, सिविल भी हो सकती है। जैसे कि सिविल प्रोसीडिंग के अंदर हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी फैक्ट को साबित करने के लिए एफिडेविट देते हैं, किसी दरख्वास्त के साथ एफिडेविट देते हैं। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी जिस तरह हम लोग किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट को साबित करने के लिए एफिडेविट दिया जाता है अंडर सेक्शन 539 ऑफ सीआरपीसी 1898। वो एफिडेविट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इस्तेमाल हो, यूज़ किया जाए, उसे जुडिशियल एफिडेविट कहते हैं। और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर एफिडेविट यूज़ नहीं किया जाता उसे हम नॉन जुडिशियल एफिडेविट कहते हैं। ये 2 तरह की एफिडेविट होते हैं। अब ऑर्डर 19 के अंदर बेसिकली जिस एफिडेविट से मुतल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए गए हैं, वो बेसिकली जुडिशियल एफिडेविट की ही बात की गई है। अब हम लोग इनके रूल्स की तरफ जाते हैं। रूल्स को स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया माइंडसेट क्लियर कर लें कि इस रूल के अंदर ना, ऑर्डर के अंदर नॉर्मली 3 बातें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 तो ये कि किन फैक्ट्स के हवाले से आप लोग एफिडेविट दे सकते हो। रूल 1 जो है वो ऑर्डर 19 का इस चीज़ से डिस्कस करता है। नंबर 2 ये कि किन चीज़ों के हवाले से एक पर्सन एफिडेविट नहीं दे सकता। ऑर्डर 19 का रूल 2 इससे डील करता है। और लास्ट में ये कवर हुआ है इस ऑर्डर के अंदर कि एफिडेविट के अंदर क्या चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं और क्या चीज़ मेंशन नहीं की जा सकती। ऑर्डर 19 का रूल 3 इस सब्जेक्ट से डील करता है। नॉर्मली ये 3 सब्जेक्ट्स ही मेन सब्जेक्ट हैं जो इस ऑर्डर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। इनको हम वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं। रूल 1 स्टेट दैट रूल 1
रूल 1 states that power to order any point to be proved by affidavit. Where any court may at any time for sufficient reason order that any particular fact or fact may be proved by affidavit. वगैरह कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी भी टाइम सफिशेंट रीज़न की बेस पे ऑर्डर दे सकती है कि कोई पार्टिकुलर फैक्ट, कोई ख़ास फैक्ट या फैक्ट्स जो हैं उन्हें एफिडेविट के थ्रू साबित किया जाए। यानी कोर्ट किसी भी फैक्ट को साबित करने बाय एफिडेविट प्रूफ करने का ऑर्डर दे सकती है किसी भी टाइम। कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। और दैट द एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस में बी रीड एट द हेयरिंग, और ये एफिडेविट जो किसी गवाह का ऐसा सबूत लिया जा सकता है हेयरिंग स्टेज पे। अब ये यहाँ पर देखें, जो मैंने स्टार्ट में ही एफिडेविट की डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो कह रहे हैं ऑन सच कंडीशन एज द कोर्ट थिंक रीजनेबल, उन टर्म्स और कंडीशन पे सबूत लिया जा सकता है जो कि कोर्ट बेहतर समझती है। अब अगर आपको याद हो कि हम लोग डेफिनेशन में डिस्कस करके आए थे कि एफिडेविट जो है वो बेसिकली एक मोड ऑफ एविडेंस है, एविडेंस नहीं है, इसे हम सबूत के तौर पर नहीं ले सकते। जबकि ऑर्डर लाइल्टील का रूल 1 उसी जनरल रूल की एक्सेप्शन बताता है कि अगर कोर्ट किसी कंडीशन पर बेहतर समझती है तो वो एफिडेविट को ऐसा एविडेंस ले सकती है, किसी गवाह के एफिडेविट को ऐसा एविडेंस ले सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोगों ने किस चीज़ को लेकर चलना है। आया हम लोग इस पॉइंट को लेकर चलेंगे भाई ये तो एविडेंस के तौर पर लिया नहीं जा सकता कि या फिर जहाँ पर लॉ में एक्सप्रेसिवली तौर पर लिख दिया गया है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट लेना चाहे तो कोर्ट ले सकती है। अब हम लोग किस चीज़ को लेकर चलेंगे, तो इसके हवाले से कुछ जजमेंट है जो कि इसी आइडिया को सपोर्ट करती है कि एफिडेविट बेसिकली एविडेंस काउंट नहीं होता। पहले उन जजमेंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने एफिडेविट को ऐसा एविडेंस लेकर चलना है या ऐसे मूड ऑफ एविडेंस कंसीडर करते हुए हम इसे सबूत के तौर पर नहीं ले सकते। पहले जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि कहती है कि एफिडेविट बेसिकली एक मूड ऑफ एविडेंस ही है, ये एक एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं हो सकता। सो जजमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका टाइटल है एडवोकेट ज़ैनब तैयब। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है कम्युनिटी टैब पे, यहाँ पर आपने जाना है कम्युनिटी टैब में। तो ये तो वीडियोज़ है ना, पहले आपने यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपने जाना है कम्युनिटी टैब पे। वहाँ पर आपको दूसरी भी अदर जजमेंट्स भी मिल जाएंगी, लेकिन जो उससे रेलेवेंट है पहले हम उसकी तरफ जाते हैं। ये जजमेंट है, ये जजमेंट है 2024 लाहौर हाई कोर्ट 975 पेज। इस जजमेंट में बेसिकली हेल्ड किया गया है कि एक विटनेस की स्टेटमेंट तभी कंप्लीट कंसीडर की जाती है, मतलब कि वो कह रहे हैं इस जजमेंट में हेल्ड किया गया है कि जो स्टेटमेंट है ना विटनेस की, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जामिनेशन चीफ और एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि गवाह का बयान तभी मुकम्मल कवर किया जाता है जब इसको एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन किया जाए। जबकि एफिडेविट में हम लोग देखते हैं कि उस पर्सन एफिडेविट में जस्ट वो एफिडेविट के थ्रू जस्ट एग्जामिनेशन चीफ होती है, एफिडेविट के थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। ऑर्डर 19 रूल 2 ऑफ सीपीसी इस चीज़ पर बार लगाता है कि कभी भी किसी भी गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन एफिडेविट के थ्रू नहीं हो सकती। बेशक उसकी एग्जामिनेशन चीफ हो जाती है एफिडेविट के थ्रू, लेकिन उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। जबकि ये जो जजमेंट है रेलेवेंट, उसमें ये हेल्ड किया गया है कि गवाह का बयान तभी मुकम्मल कंसीडर किया जाता है जब वो एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन दोनों हुआ हो। तो इस बेस पर हमें पता चलता है कि एफिडेविट एक एविडेंस नहीं है, क्योंकि बयान ही नहीं मुकम्मल हुआ एफिडेविट के थ्रू, पूरी शहादत ही नहीं उसके थ्रू हो सकी, तो वो एविडेंस के तौर पर किस तरह लिया जा सकता है। इसी तरह दूसरी जजमेंट है ये 2024 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 975, जिसके अंदर हेल्ड किया गया है कि जब एक गवाह को जस्ट
एग्जामिनेशन उसकी हो और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन ना की जाए, तो ऐसी शहादत की कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं होती। और इससे रिलेटेड और भी पॉइंट से रिलेटेड जो है वो रेफरेंस जजमेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप इस केस का जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन तीनों का, नहीं तो कम्युनिटी टैब में जाकर आप इन केस को पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली ये 2 रेलेवेंट केस लॉ हैं। इन 2 रेलेवेंट केस लॉ के अंदर ये चीज़ हेल्ड की गई है, या इससे हम ये चीज़ को लॉजिक ड्राइव कर सकते हैं कि जो एफिडेविट के थ्रू टेस्टिमनी दी जाती है किसी गवाह की, वो कंप्लीट शहादत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एफिडेविट की जस्ट एक एग्जामिनेशन चीफ एफिडेविट के थ्रू हो सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। और स्टेटमेंट तभी गवाह की मुकम्मल कंसीडर होगी जब वो एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन दोनों हुआ हो। और अगर ऐसी शहादत जिसमें सिर्फ एग्जामिनेशन चीफ हुई हो, क्रॉस एग्जामिनेशन ना हुई हो, तो वो शहादत शहादत कंप्लीट नहीं कंसीडर की जाती। इट्स मीन कि एफिडेविट को हम लोग एविडेंस के तौर पर नहीं डील कर सकते। लेकिन अगेन हमारा क्वेश्चन तो उधर का उधर ही है कि हम लोग एफिडेविट को एविडेंस ले मानेंगे या फिर उसे जस्ट एक मूड ऑफ एविडेंस के तौर पर मानेंगे। क्योंकि ऑर्डर 19 का रूल 1 तो हमें कहता है कि भाई जज अगर चाहे, कोर्ट चाहे, तो वो उसे सबूत के तौर पर ले सकती है। ये डिस्क्रिशन है उसके पास, कोर्ट के पास, जबकि जजमेंट इसके अगेंस्ट है। तो अब इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे? यानी कि कंट्राडिक्शन कहाँ पर आ गई? लॉ के दरमियान और जजमेंट के दरमियान। तो इसके मतलब आप कंसीडर करें कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ प्रेसिडेंट का, जिसमें ये चीज़ हेल्ड की गई है कि जो सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट होती हैं, वो उससे जो इन्फीरियर कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उन पर बाइंडिंग होती है। जैसे कि आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 189 कहता है कि सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट पाकिस्तान में जितने भी कोर्ट हैं उन पर उसकी बाइंडिंग होगी। और आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो भी हाई कोर्ट की जजमेंट होगी वो उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, उन पर बाइंडिंग होगी। और अब जो जितनी भी जजमेंट का मैंने आपके साथ कंसीडर किया, किसकी जजमेंट है? हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की। तो इट्स मीन ये हुआ कि अगर तो किसी इन्फीरियर कोर्ट में आपके पास मसला चल रहा है जहाँ पर जज कह रहा है कि भाई मैं इस गवाही को लूँगा, एफिडेविट वाली गवाही को सबूत के तौर पर लूँगा। और अगर वकील जो वहाँ पर उस केस में लॉयर है, उसको ये इस लॉ का पता होगा और उसे इन जजमेंट का पता होगा, तो वो फ़ौरन ऑब्जेक्शन रेज़ करेगा कोर्ट के सामने, रिस्पेक्टेड कोर्ट के सामने, कि भई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जजमेंट से डील करती हैं, जो कि कह रही हैं कि भई एफिडेविट एक मोड ऑफ एविडेंस है। एफिडेविट के थ्रू जस्ट एग्जामिनेशन चीफ हो सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन पे तो खुद ऑर्डर 19 रूल 2 बार लगाता है कि वो एफिडेविट के थ्रू नहीं हो सकती। बयान शहादत एक गवाह की तभी मुकम्मल होती है जब उसको एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन किया जाए। जब एफिडेविट में क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकती, इसका मतलब बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के तो एग्जामिनेशन चीफ की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। वो इन जजमेंट का हवाला देगा, और जब कंट्राडिक्शन होगी जजमेंट और लॉ के दरमियान, तो जजमेंट प्रेफर करेगी ऑन द बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट। रेलेवेंट आर्टिकल है इससे आर्टिकल 201 और आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके फर्दर रूल्स की तरफ ही। अभी रूल 1 कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कहती है प्रोवाइडेड दैट वेयर इट अपेयर टू द कोर्ट दैट आइदर पार्टी बोनाफाइड डिजायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ अ विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन and that such witness can be produced and order shall not be made authorizing the evidence of such witness to be given by affidavit। प्रोवाइजो ये कहती है कि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कोर्ट के सामने, ये कोर्ट को महसूस हो रहा है कि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी ने उसकी बोनाफाइड डिज़ायर है, यानी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, बोनाफाइड है, कि वो क्या चाहती है कि भाई किसी गवाह की ना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसे प्रोड्यूस करवाया जाए। और ये विटनेस प्रोड्यूस भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि ना तो ये पर्दाशी लेडी है कि जो इसकी पर्सनल अफेयरनेस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट है, ना कोई हाई फाई रैंक का, या ना कोई और सफिशिएंट काउज है जिसकी वजह से ये आ नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी चाहती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी गवाह को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, और वो गवाह प्रोड्यूस भी हो सकता है, तो फिर इस पर्सन की शहादत एफिडेविट के थ्रू लेने का ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करेगी। नेक्स्ट है रूल 2, जो कहता है पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेफिनेट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन बाय एफिडेविट। वो कहते हैं दरख्वास्त के ऊपर जो शहादत है वो एफिडेविट के थ्रू दी तो जा सकती है, बट द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी ऑर्डर द अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिपेंडेंट डेपोनेंट, सॉरी।
सो वो कह रहे कोर्ट जो है ना किसी भी पार्टी की दरख्वास्त पर ऑर्डर दे सकती है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डेपोनेंट को खुद ही आना पड़ेगा। वही बात कि एग्जाम शहादत पूरी बयान तब कंप्लीट होता है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ दोनों हो। करें एग्जामिनेशन चीफ की हद तक तो ठीक है, वो एफिडेविट के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी पार्टी की दरख्वास्त पर डेपोनेंट को कह सकती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप खुद आएँ अदालत में। अब सब रूल 2 सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट, ये अटेंडेंस जो है वो कोर्ट में होगी। अब इसमें अनलेस वाली पॉइंट से कोमा से लेकर इसको छोड़ देंगे, इसकी एक्सेप्शन है ये वो कह रहे हैं, और द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, या फिर उस जगह पर होगी जहाँ पर कोर्ट डायरेक्शन दे। एक्सेप्शन इसकी ये कहती है अनलेस द डेपोनेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस इन कोर्ट, यानी कि अगर डेपोनेंट ऐसा है जो कि कोर्ट में पर्सनली अपेयर नहीं हो सकता, फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब कोर्ट में नहीं होगी। तो मतलब फिर शायद कमीशन अपॉइंट करें और आउटसाइड ऑफ द कोर्ट कहीं करें। सो उसके बाद आ जाता है जी रूल नंबर 3, कह रहे हैं मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड, के इस पे रूल में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है कि एफिडेविट में क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो और क्या चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते, यानी ये और रूल डील करता है अबाउट ऑफ द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट। सो रूल 3 में 2 सब रूल है। सब रूल 1 स्टेट दैट एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट एज द डेपोनेंट इज एबल ऑफ हिज नॉलेज टू प्रूव, यानी एफिडेविट में बस डेपोनेंट ने वही फैक्ट्स लिखने हैं जिसके बारे में उसको नॉलेज है, उसकी नॉलेज में जिनको वो साबित कर सकता है। ये जनरल रूल है। अच्छा, ये तो जनरल रूल है कि भई एफिडेविट में जस्ट उसने वही फैक्ट्स लिखने हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज है। लेकिन अगर आपको कोई बयान हल्फ़ी पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ तो वहाँ पर आपने एक लाइन देखी होती है कि भई वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी लिखता है जिसके बारे में उसको वो कहता है कि मेरा बिलीफ है, मुझे यकीन है कि ट्रू है। कोई इन्फॉर्मेशन भी लिख देता है, यानी लोगों की सुनी-सुनाई बातें भी लिख देता है वो एफिडेविट के अंदर अपनी। तो ऐसा किस तरह होता है? तो वो वही कि जब अगर वो अपनी जस्ट नॉलेज के बेस के ऊपर जो फैक्ट हैं वही लिख सकता है, तो वो फिर ये बिलीफ और इन्फॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट क्यों लिखता है? ऐसा क्यों होता है? तो वो इसकी एक्सेप्शन है जो कि आगे इसी रूल में बताया हुआ, कह रहे हैं एक्सेप्ट ऑन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन ऑन व्हिच स्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ में बी एडमिटेड प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड देयरऑफ आर स्टेटेड। वो कह रहे हैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर वो स्टेटमेंट भी लिख सकता है जिनके ऊपर उसे बिलीफ है कि ट्रू है, मतलब लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिस पर उसे यकीन है कि भई ये ठीक है। तो वो लिख सकता है, लेकिन ये जस्ट इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के मैटर के अंदर ऐसा करेगा, और इस चीज़ को लिखने के लिए उसे कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी भई कि किन ग्राउंड के ऊपर उसका बिलीफ है कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है, वो ग्राउंड भी उसे मेंशन करने पड़ेंगे। अब इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होती है? इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन ये होती है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी कंप्लीट नहीं ना हुई, तो उस दौरान जो कोर्ट को बीच में एप्लीकेशन दी जाती है ना, उसे हम इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रूल 2, द कॉस्ट ऑफ एवरी एफिडेविट व्हिच शैल अननेसेसरी सेट फॉर मैटर ऑफ हेयरसे और आर्गुमेंटरी मैटर और कॉपीज और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी फाइलिंग द सेम। ये भी ब्रैकेट वाली लाइन को आप एक दफ़ा स्किप कर दें और बाकी सारों को पढ़ें। तो वो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट के अंदर ना आपने कोई अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई, जैसे कि हेयरसे मैटर लिखे हुए, सुनी सुनाई बातें लिखी हुई, आर्गुमेंटरी मैटर लिखे हुए, कोई किसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और एक्सट्रैक्ट मेंशन कर दी हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर इसकी जो इन सारी चीज़ों को लिखने की जो कॉस्ट है वो वही पार्टी पे करेगी जिसने ये सारी चीज़ें मेंशन की होंगी। एक्सेप्शन इसकी ये है, इस रूल 2 की बात की जनरल रूल की, वो इस ब्रैकेट वाली लाइन को देखें, वो कह रहे हैं कि अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, यानी कि एक्सेप्शंस की ये वो कह रहे हैं कि अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, यानी अगर तो कोर्ट कहती है ना कि नहीं, जिस पार्टी ने चीज़ें लिखी हैं उसको इसकी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस जनरल रूल से हट के कोई ऑपोजिट बात कोर्ट कोई दूसरी डायरेक्शन दे दे, तो उस टाइम वो चीज़ फॉलो हो जाएगी। वरना अदरवाइज ये जो अननेसेसरी मैटर आप एफिडेविट में लिखते हैं, जो पार्टी लिखती है उसी को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सो अभी तक हम लोगों ने ये ऑर्डर 19 जो हमने पढ़ा, इसमें हमें पता चल चुका है कि टोटल 3 रूल हैं इसके। हम लोगों ने इसमें कवर क्या किया है उस ऑर्डर के अंदर? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एफिडेविट क्या होता है। फिर हमने ये बताया कि भई एफिडेविट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। उससे रिलेटेड हमने जजमेंट्स डिस्कस की। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एफिडेविट की काइंड्स क्या हैं। फिर हम लोग ऑर्डर 19 की तरफ आए, जिसमें हमने कहा कि इसके टोटल 3 रूल्स हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि इस 3 रूल के जो हैं इसके अंदर 3 सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं कि किस फैक्ट के हवाले से एफिडेविट दिया जाता है और किस फैक्ट के हवाले से एफिडेविट नहीं दिया जा सकता, और कंटेंट ऑफ एफिडेविट हमने लास्ट में डिस्कस किए। इसके साथ हमारा ये ऑर्डर 19 कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि बीइंग अ लॉयर आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि भई अब हम लोगों ने ये तो कह दिया कि एफिडेविट जो है वो बेशक एविडेंस नहीं है, लेकिन मोड ऑफ एविडेंस तो है। गवाही देने के लिए ऐसा सोर्स तो ये यूज़ होता है। तो अगर क्या पता हर कोई इतना ईमानदार नहीं है, कोई पर्सन अगर कोई फैब्रिकेटेड एफिडेविट दे दे, झूठा बयान हल्फ़ी दे दे, तो क्या वो वैसे ही बच जाएगा क्योंकि वो झूठी गवाही नहीं है, तो जस्ट एक मूड ऑफ एविडेंस है, ये कह के कि भई मैंने गवाही तो नहीं दी क्योंकि हिसाब से खुद एविडेंस नहीं मानते, ये तो एक मूड ऑफ एविडेंस है, तो क्या वो उस
झूठा एफ़िडेविट देकर बच जाएगा वो पर्सन, बच सकता है या उस पर कोई कानून के अंदर पेनल्टी है। तो सेक्शन 193 ऑफ पीपीसी 8060 इस मैटर की पेनल्टी से डिस्कस करता है कि अगर तो कोई पर्सन कोई झूठा बयान हल्फ़ी दे देता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, तो उस सिचुएशन के अंदर उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। और अगर तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा वैसे किसी प्रोसीडिंग के अंदर यानी आउटसाइड ऑफ द कोर्ट वैसे दूसरे मैटर भी तो होते हैं ना जिसमें हम लोग बयान हल्फ़ी दे देते हैं, तो वो कह रहे हैं उधर अगर कोई पर्सन कोर्ट प्रोसीडिंग के अलावा कहीं झूठा बयान हल्फ़ी दे देता है, तो उस सिनेरियो के अंदर उसे 3 साल हद तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। ये जो पेनल्टी उसे मिल रही है इससे डील करता है सेक्शन 193 ऑफ पीपीसी 8060। और इसी के साथ हमारा ऑर्डर 19 कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा ऑर्डर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा।